सबसे पहला सवाल उठता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी छात्र के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशन कर दे, मैं समझ सकता हूँ कि कोई कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रिंसिपल छात्रों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दे, पर कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र, उनका किस प्रकार से एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इस विषय के ऊपर ये रूल बिल्कुल साइलेंट है। अब दो शब्दों का प्रयोग कर दिया, एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? जो मैंने बोल दिया और मैंने एक्सप्रेस कर दिया, वो एक्सप्लिसिट। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? जो मैंने नहीं बोला पर आपने महसूस कर लिया कि, और वो महसूस करके अपने मन में एक धारणा बना ली कि ये मेरे ऊपर एक जातिगत भेदभाव है। अब ये इतना बड़ा इसका दायरा है कि कोई क्या महसूस कर ले, और महसूस करने के बाद आप कहें कि अब ये 5-6 जातियां बच गई, इन जातियों के बच्चों को हम कॉलेज से निकालने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटी में से निकालने का काम करेंगे। ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जिनके मन में कभी जातिगत भावना कॉलेज में पढ़ते समय नहीं होती, उनके अंदर एक दुर्भावना पहले दिन से ही पैदा होगी कि ये 80% लोग या 70% लोग जो हैं वो सामाजिक रूप से हमारे खिलाफ। द्वेष भावना कॉलेज के कैंपसों के अंदर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप भविष्य के अंदर लेने का काम करेगी। अब सवाल आता है कानूनी। आर्टिकल 14 हमारे संविधान का, ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान, वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ इस देश के सिटीजन को मिले। मतलब इस देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स और धर्म के बेसिस के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। अब ये जो कानून है यूजीसी के द्वारा बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी अपने आप में इसलिए है कि ये कुछ जातियों को, ओबीसी और SC, ST माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। सोशल मीडिया तो देखिए हम सब लोग चलाते हैं और आजकल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर बवाल, यानी कि चल रही है कंट्रोवर्सी जिसमें आपने सुना होगा यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में। अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आकर देते हैं और जाहिर है कमेंट बॉक्स में भी देंगे इसके बाद। लेकिन क्या है यूजीसी एक्ट 2026, क्यों इसकी जो गाइडलाइंस है उससे बहुत से छात्र आक्रोशित हो रहे हैं, और इन जनरल यूजीसी क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। और आप देख पा रहे होंगे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है करनाल से सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र राठौड़। अच्छा, सबसे पहले बात हो रही थी यूजीसी की, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ये क्या होता है? ये एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है, यानी कि जितने भी पैन इंडिया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जैसे यूनिवर्सिटी लेवल के, उनको रेगुलेट करने में इस बॉडी का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है। और अभी फ़िलहाल में 13 जनवरी को जो नया एक एक्ट इन्होंने पास किया है, ये क्लेम करते हैं कि वो प्रमोट करता है इक्वालिटी, प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी और प्रमोट करता है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस के थ्रू आउट होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें जो यूनिवर्सिटी में अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लॉज जो क्लेम करते हैं उसके बिल्कुल विपरीत, यानी कि ऑपोजिट काम करने वाले, यानी कि इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा और बच्चों के मन में जो एक डिस्क्रिमिनेशन की एक फीलिंग होती है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है इसके बाद, और शायद रायट्स हो सकते हैं। इसीलिए इसको लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। अब डिटेल में और सिंपल वर्ड्स में इसको जानने के लिए मैं बात करना चाहूँगी सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र राठौड़ से, ताकि मैं भी बेहतर समझ पाऊँ और आप भी बेहतर समझ पाए। लीगल नज़रिए से भी हम जानने की कोशिश करेंगे ये कितना सही है, कितना गलत है, और जो एक 10 अलग अलग गाइडलाइंस इसके अंदर आती हैं, ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बातचीत करते हैं राठौड़ जी से और जानते हैं क्या है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये यूजीसी एक्ट 2026 क्या है, क्या कहता क्या है ये एक्ट, क्या मेंशन है इसमें?
देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर धैर्य बनाए रखें और बगैर गंभीरता को इस विषय के समझे हुए किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया समाज का कोई भी किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति ना करे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यूजीसी ने इस नए कानून को किस तरीके से बनाया है, क्यों बनाया है, इसमें क्या नियम लाए गए हैं, इसे गंभीरता से सोचने समझने की बहुत आवश्यकता है। क्या ये कानून तर्कसंगत है, सामाजिक रूप से तर्कसंगत है, या ये कानून संवैधानिक रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के अनुरूप इन रूल्स का निर्माण किया गया है कि नहीं किया गया। इन सब मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से इस देश के अंदर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जातिगत भावना से इस रूल को देख करके अपनी कोई भी समाज का किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कोई इसे यूजीसी की बजाय यूसीजी एक्ट कह रहा है, कोई दलित विरोधी कह रहा है, कोई दलित के हक में कह रहा है, कोई स्वर्ण विरोधी कह रहा है, कोई ओबीसी विरोधी कह रहा है, कोई ओबीसी के हक में बात कह रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आधी अधूरी जानकारी के बगैर लोग क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से वायरल होती हैं और किसी भी एक्शन का रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इसलिए सभी से मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि पहले गंभीरता से इस विषय को समझें। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कानून बनाया जिस कानून की धारा 3 में उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ने वाले छात्र जो कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के होंगे उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव जो यूजीसी का है वो बड़ा क्लियर है कि वो भेदभाव को मिटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए इस नए कानून को लेकर के नया काम वो कर रहे हैं। अब इस कानून को बनाने के बाद इन्हीं नियमों में ये बनाया गया कि इक्विटी सेंटर्स हर कॉलेज के अंदर खोले जाएंगे। वो सेंटर्स क्या होंगे? वो एक तरह से कंप्लेंट सेंटर्स होंगे। उन कंप्लेंट सेंटर्स में कुछ प्रोफेसर्स जो कि ओबीसी, एसटी, एससी, महिला और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसेबल पर्सन्स जो डिसेबल प्रोफेसर्स होंगे वो उसका हिस्सा रहेंगे और वो इन कंप्लेंट्स को सुनेंगे और कंप्लेंट को सुनने के बाद अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि इसमें केवल एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों की बात की गई। अब यूनिवर्सिटी में तो हर वर्ग के छात्र पढ़ रहे हैं। अब दफ़ा 3 कहती है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस्ड ट्रीटमेंट और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट on the ground of religion, race, caste, gender, place of birth, disability or any of them। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि मैं समझ सकता हूं कि अगर किसी छात्र के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशन कर दे, मैं समझ सकता हूं कि कोई कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रिंसिपल छात्रों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दे, पर कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र उनका किस प्रकार से एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इस विषय के ऊपर ये रूल बिल्कुल साइलेंट है। अब 2 शब्दों का प्रयोग कर दिया, एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? जो मैंने बोल दिया और मैंने एक्सप्रेस कर दिया वो एक्सप्लिसिट। इम्प्लाइड का मतलब क्या है? जो मैंने नहीं बोला पर आपने महसूस कर लिया कि, और वो महसूस करके अपने मन में एक धारणा बना ली कि ये मेरे ऊपर एक जातिगत भेदभाव है। अब ये इतना बड़ा इसका दायरा है कि कोई क्या महसूस कर ले और महसूस करने के बाद आप कहें
कि अब ये 5-6 जातियां बच गई, इन जातियों के बच्चों को हम कॉलेज से निकालने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटी में से निकालने का काम करेंगे, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? पहला। इसके सामाजिक दुष्परिणाम ये होंगे कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जिनके मन में कभी जातिगत भावना कॉलेज में पढ़ते समय नहीं होती, उनके अंदर एक दुर्भावना पहले दिन से ही पैदा होगी कि ये 80% लोग या 70% लोग जो हैं वो सामाजिक रूप से हमारे खिलाफ। द्वेष भावना कॉलेज के कैंपसों के अंदर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप भविष्य के अंदर लेने का काम करेगी। अब सवाल आता है कानूनी। आर्टिकल 14 हमारे संविधान का, ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान, वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ इस देश के सिटीजन को मिले। मतलब इस देश का हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स और धर्म के बेसिस के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते। अब ये जो कानून है यूजीसी के द्वारा बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी अपने आप में इसलिए है कि ये कुछ जातियों को ओबीसी और एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। अगर इसी कानून में ये प्रावधान होता कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी भी जाति के छात्र के साथ किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और उसके लिए कमेटी का गठन हो गया, तो शायद ये संविधान के 16 के अनुरूप बन जाता। पर क्योंकि आपने एक्सक्लूसिविटी कर दी, 6, 7, 10 जातियों को छोड़ दिया और इंक्लूड ओबीसीज और एससी और एसटी को कर लिया, ये आपने कंप्लीटली वायलेशन कर दी आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। पर सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये रूल आर्टिकल 14 और 16 को वायलेट कर रहा है? तो मेरा ये मानना है कि उन्हें पूरी जानकारी है, पर ये जानबूझ करके इस प्रकार के कानून को लाया गया है ताकि आजकल जैनजीज का जमाना, जैनजीज 18 से 24-25 साल के लोग, यही लोग इसी उम्र के हमारे जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने का काम कर रहे हैं। अब जैनजीज के अंदर एक विरोधाभास पूरे देश में उग्र वातावरण पैदा हो और समाज के अंदर एक टकराव की स्थिति आ जाए। स्वाभाविक है, जब कुछ विशेष जातियों के बच्चे कुछ जातियों के बच्चों के साथ टकराव करेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनके घर परिवार के लोगों के बीच में भी मतभेद बनने का काम होगा। तो ये टकराव पूरे देश भर में एक विषैला रूप ले लेगा अगर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया। भली भांति जानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर कैसे नौजवानों बच्चों को आपस में लड़वाने का काम करना और बांटना है जातीय आधार पर, ये सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी की मुझे इसके अंदर नज़र आने का काम होता है। अब कानूनी रूप से मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो खामियां हैं उनको ठीक करना बहुत आवश्यक है। इसको अगर लागू भी करना है तो इसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के परव्यू में ला करके इसके अंदर अमेंडमेंट्स ला करके जो कि तर्कसंगत हों कॉन्स्टिट्यूशनली भी और सामाजिक रूप से भी, अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी। सर, जैसे अभी आपने जेनजी की बात की है, तो जेनजी की अगर मैं बात करूं जो प्रेजेंटली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल भी समझते हैं, नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। और उनका तो कहना है कि जो क्लेम ये एक्ट करता है कि वो इनडिस्क्रिमिनेशन
नहीं, मतलब इन डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है और इक्वलिटी को वो प्रमोट करता है, लेकिन उल्टा ऑपोजिट ही इसके जो रेपरकशंस है वो देखने को मिलने वाले हैं। और आप भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, कोई फिक्स्ड एक जो फिक्स डेफिनेशन होती है इनइक्वालिटी की या डिस्क्रिमिनेशन की, वो क्लियर नहीं हो पा रही है इस एक्ट के जरिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेशन, किस चीज़ को हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे? आपने सिर्फ एक शब्द डिस्क्रिमिनेशन यूज़ कर दिया और ये कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन अगर महसूस भी हो गया तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन के तो कई तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। अभी तो ये इन्होंने कुछ इसके अंदर डाला नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन तो ब्लैक एंड वाइट की भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, है ना? आपके हेयर के कलर की भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो आप किस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, किस भेदभाव की बात कर रहे हैं? देखिए, और डिस्क्रिमिनेशन एक व्यक्ति जब ही कर सकता है जब वो डिस्क्रिमिनेशन करने की अथॉरिटी में हो। जो आदमी अथॉरिटी में है वो ही डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। छात्र, जब 100 छात्र एक कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर अथॉरिटी नहीं है, वो तो बराबर है। उन्होंने एडमिशन ले लिया, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी है, वो बराबर है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते। अगर कोई छात्र किसी छात्र के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके लिए तो कानून के प्रावधान है। ऑलरेडी बीएनएस है, हम पहले आईपीसी थी, अब बीएनएस है। अगर कोई हिंसा कोई कॉलेज के अंदर करता है तो उसके लिए बीएनएस है। तो इस कानून को ला कर के वो ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो समझ से परे है। और मैं समझता हूँ कि सिवाय सिविल वॉर की तरफ देश के नौजवानों को धकेलने के लिए ये कुछ भी इस रूल से, इस नए कानून से हासिल इस देश के अंदर नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा सर, जितना ऑफ द कैमरा हमारी कॉन्वर्सेशन हुई मैं समझ पा रही हूँ, मुझे एक लूप होल भी नज़र आ रहा है इस एक्ट में। वो ये है कि जैसे आपने बताया, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कोई इन पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक बच्चा है जो कंप्लेंट करता है, तो अगर वो यूनिवर्सिटी विद इन 15 डेज़ उसको कोई सोल्यूशन नहीं देती, रिजॉल्व उस मैटर को नहीं करती, तो इंस्टेड ये जो यूजीसी है वो बहुत एक नेगेटिव एक्शन ले सकती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, जिससे मुझे लगता है कि एक प्रेशर बन जाएगा उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और हो सकता है इसका एज अ रिजल्ट जो इनजस्टिस है वो उस बच्चे को फेस करना पड़े, ड्यू टू कि आपको बहुत ही सडन उस चीज़ का सोल्यूशन देना है। हो सकता है इस चक्कर में बहुत इनजस्टिस होगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी और मे भी हो सकता है कि एक बड़ा रायट भी क्रिएट हो सकता है इस चीज़ से। मुझे ऐसा लगता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है। मान लीजिए हमारी कोई बहन या बेटी कॉलेज में पढ़ रही है। अब किसी एक समाज का बच्चा उसको आकर के कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कह सकता है, उसका राइट है। उसके जवाब में हमारी वो बच्ची ये जवाब दे कि नहीं, देखिए मेरे पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्योंकि तुम्हारी कास्ट डिफरेंट है इसलिए मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कह सकते हैं सर। अब क्योंकि शब्द इम्प्लिसिट यूज्ड है, वो आपकी बात को इस तरीके से इम्प्लाइडली ले सकता है कि आपने जातीय आधार पर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब वो आपकी जाकर के सेंटर में कंप्लेंट करेगा जी। अब विद इन 15 डेज जो हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में बैठी हुई कमेटी है उसको उसकी कंप्लेंट पे फैसला लेना होगा। अब अगर वो फैसला नहीं लेते, अगर वो ये समझाने लगे कमेटी, ये देखिए कंप्लेंट आपकी ठीक है पर ये चीज़ें समाज में ठीक नहीं है, और उसको कहीं उस कंप्लेंट को पेंडिंग रख दिया या उसको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश की, तो प्रावधान ये डाल दिए गए हैं कि उस कॉलेज की मान्यता ही जो है वो यूजीसी रद्द कर दे। तो प्रेशर क्या आएगा कॉलेज पे? प्रेशर ये आएगा कि भाई जिस कॉलेज में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अब इस कंप्लेंट को अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो मान्यता रद्द हो सकती है। तो बेटर ये है कि इस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लो और कॉलेज की मान्यता को। तो आप किस तरह के समाज का निर्माण करने जा रहे हैं वो समझ से परे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये रूल जो है ये जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है उस ऑब्जेक्टिव को तो बिल्कुल हासिल नहीं करेगा,
परंतु ये दुर्भावना और द्वेष भावना हमारी नौजवान पीढ़ी के अंदर बढ़ाएगी और नौजवान पीढ़ी जो जेनजीज हैं आजकल, वो उनमें जब ये भावना बढ़ जाएगी तो ये हिंसात्मक हो सकती है, ये सिविल वॉर की सिचुएशन बना सकती है, इसके कई स्वरूप हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का सोच समझ कर ही हमें जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की और बड़ी गहराई के साथ इसको समझना होगा। सर, अब इस केस में ये भी होगा ना कि जो बच्चा अपना करियर इस्टेब्लिश करने के लिए मे बी उसका कोई ड्रीम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होगा, उसे ज्वाइन करके गया होगा, और मे बी कुछ पर्सनलाइज चीज़ें होती है, कुछ एक इनफॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन होता है, और उसे अगर सामने वाला बहुत ही नेगेटिव तरीके से ले ले और कंप्लेंट कर दे, तो मे बी हो सकता है जिन कम्युनिटी या कास्ट के बच्चों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है तो उनका पूरा फ्यूचर उससे ख़राब हो सकता है। बच्चों के फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल उठेगा इस एक्ट के बाद। तो निश्चित रूप से अगर कोई बच्चा 5 साल के किसी कोर्स में है और 4th ईयर के अंदर आकर के कोई झूठी कंप्लेंट उसके खिलाफ डल जाए तो उसके वो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। और सबसे इसमें दुखद बात क्या है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट भी हो रही है तो उसके ऊपर, और फॉल्स वो पाई जाती है, तो उस फॉल्स कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। वो प्रावधान इसमें कर दिए गए हैं। इससे भी गंभीर बात क्या है कि प्रावधान ये डाल दिए गए हैं कि एक तो कंप्लेंट आप सेंटर में रिटर्न में जाकर देख सकते हो। अगर आप रिटर्न में सेंटर में नहीं देना चाहते, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते कंप्लेंट, तो आप ईमेल के ज़रिए पोर्टल पे कंप्लेंट डाल दीजिए। आपकी आइडेंटिटी डिपार्टमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो आप इमेजिन करो कि एक ऐसी कंप्लेंट जिस कंप्लेनेंट का पता ही ना हो, वो कंप्लेंट आ जाए और आप उसकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं करें, हमें ये भी ना पता हो कि किस व्यक्ति ने कंप्लेंट हमारे खिलाफ डाल दी और आप एक्शन हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो ये बड़ी गंभीर परिस्थिति की ओर देश के नौजवान पीढ़ी को बढ़ाने का काम करेगा। मेरा यही कहना है सभी समाज के लोगों से कि हमें मिलजुल करके ये कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी समाज के किसी बच्चे के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ना हो। उस तरफ उनको कैसे चेक एंड मेजर किया जाए, ऐसे रूल्स हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बनाने चाहिए, ना कि ऐसे रूल्स जो यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही बच्चों को कास्ट के बेसिस पे एक इतनी बड़ी खाई और डिवीज़न डालने का काम करते हैं कि वो डिवीज़न हिंसात्मक रूप लेने का काम करे, तो वो देश के लिए हानिकारक है। तो मुझे लगता है कि इस पे गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सर, यू बीइंग एन एडवोकेट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रो या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है इन गाइडलाइंस का या इस एक्ट का? देखिए, मेरी नज़र में तो आर्टिकल 14 और 15 की वायलेशन के अंदर ये बनाई गई है, और मुझे लगता है कि जिसका आधार ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उनका क्या उसका तो इम्पैक्ट किसी भी रूप से ठीक नहीं हो सकता। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि देर सवेर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप लोगों ने सुन ली कि करनाल के जो सीनियर एडवोकेट हैं वो कैसे देख रहे हैं यूजीसी एक्ट 2026 को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि 10 मुख्य बातें जिनका जिक्र यूजीसी बिल 2026 में किया गया है उसके बारे में। सबसे पहली बात ये कहता है कि भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य कैंपस में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व विकलांगता के आधार पर भेदभाव को रोकना है। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC जिसे कहा जाता है, हर शिक्षा संस्थान में इन्हें बनाना ज़रूरी है, स्थापित करना होगा। इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा जहां ये जो इस कम्युनिटी से या इस पर्टिकुलर सेक्शन से आने वाले बच्चे हैं वो जो शिकायत करेंगे उसकी जांच और कार्यवाही के लिए ये एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जिसका नाम इक्विटी कमेटी रखा जाएगा। इसके बाद समावेशी प्रतिनिधित्व, SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांगों की भागीदारी, मतलब SC, ST, OBC और लेडीज़ और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांग लोग होते हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा ये जो कमेटी बनने वाली है। उसके बाद OBC को भी सुरक्षा दी जाएगी। पहली बार SC, ST के साथ OBC को भी स्पष्ट कानूनी संरक्षण मिला है, ऐसा ये बिल कहता है। ओम बर्ड्स पर्सन
व्यवस्था, संस्थान से असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील अधिकार, संस्थानों की जवाबदेही, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रमुख सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे अगर सोल्यूशन 15 दिन के अंदर अंदर नहीं निकलता इन रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स का। नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को देना होगा कि कितनी कंप्लेंट्स आई, उसका क्या सोल्यूशन रहा, पूरा यूजीसी को ये एक पैटर्न बना के रिपोर्ट करना होगा। राष्ट्रीय निगरानी समिति, पूरे देश में नियमों की मॉनिटरिंग होगी कि पैन इंडिया जितने भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरीके से इस नए बिल पर काम करे, उस चीज़ की मॉनिटरिंग भी पैन इंडिया होने वाली है। कड़ी सज़ा का प्रावधान, नियम तोड़ने पर यूजीसी मान्यता और योजनाएं रोकी जा सकती हैं, यानी कि हो सकता है अगर कोई एक पर्टिकुलर कंप्लेंट का सोल्यूशन 15 दिन के अंदर अंदर ना निकले तो एक वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिस पे डिपेंड करता है थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर, वो मान्यता देनी बंद कर दे, यानी कि वो डिग्रीज देने के योग्य ही ना रहे। तो यानी कि इसका अगर मैं परिणाम की बात करूँ बहुत ज़्यादा भयावह है वो कहीं ना कहीं, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि उनके अगेंस्ट ये बिल जा रहा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो, और आपकी कुछ भी राय हो उसे रखने का एक तरीका होता है, चैलेंज करने का एक तरीका होता है। बहुत से जेनजी बच्चे हैं जो कि पिटिशन भी फाइल कर रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना या कुछ इस तरीके की चीज़ें जाकर सोशल मीडिया पर लिखना जो रायट का रूप ले या जो आपसी भेदभाव को बढ़ाए, वो चीज़ें गलत है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।